अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह आइसोटॉप्स के बारे में देखेंगे कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, आइसोटॉप्स को समझने से पहले हमें दो टर्मिनोलॉजीज का पता होना जरूरी है, एक एटॉमिक नंबर और दूसरा मास नंबर। अगर हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर का पता होगा तो हम आसानी के साथ आइसोटॉप्स को समझ सकते हैं। मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा पीछे से लेके चलूंगा, वो इस लिहाज से कि हमें एटम के बारे में पहले थोड़ा सा जानना है कि एटम क्या होता है। तो एटम जो है, एटम इज अ न्यूट्रल। पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उन 118 के 18 एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स जो एटम है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितने उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है, जिसकी वजह से हम कहते हैं एटम क्या है, न्यूट्रल है। बेसिकली एटम के अंदर 100 प्लस पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन यह है कि हम लोग सारे के सारे पार्टिकल्स को स्टडी नहीं कर सकते। हम फंडामेंटल पार्टिकल जो ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं वो तीन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, वो चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, उसका मतलब यह है कि जितने उसमें प्रोटॉन है उतने ही उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली किसी भी एटम में, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं सोडियम, सोडियम नहीं, कार्बन ले लेता हूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। बेसिकली होता यह है कि कार्बन के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर इसका एक शेल और फिर दूसरा शेल होते हैं और उस शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बाहर पाए जाते हैं शेल्स और उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बेसिकली ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ऐसा ही है जैसे हमारे सूरज है, सूरज के गिर्द सितारे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सूरज को आप लोग ले लें, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अब देखें, इसी तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल के 118 के 18 एलिमेंट्स की डिटेल बिल्कुल यही है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इन दोनों को ओवरऑल हम न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स न्यूक्लियॉन्स। यानी कि इसको हम ओवरऑल क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। न्यूक्लियॉन से मुराद ये है कि जितने इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इस बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद होती है वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है। वो क्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर। पूरे पीरियोडिक टेबल को उठा के देख लें, सेंटर में इस तरह से लिखा होगा, जैसे कार्बन 6 12 है, इसी तरह हाइड्रोजन 1 1 लिखा होगा, इसी तरह सोडियम 11 23 लिखा होगा। तो सारे के सारे पीरियोडिक टेबल को इसी तरह से लिखा हुआ है। ये 22 पॉइंट समथिंग है तो 22 हम ओवरऑल कह देते हैं। तो ये जो नीचे वाला है ये उसका है एटॉमिक नंबर। ये क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, किसी भी पीरियोडिक टेबल में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद है वो उसका क्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर कहलाती है। ठीक है, और नंबर, अब मैंने ये बात की कि नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो दोनों तादाद सेम होती है। तो इसका मतलब है अगर 6 इसका एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन की तादाद 6 है, और अगर प्रोटॉन की तादाद 6 है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे इसके अंदर, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। यानी कि दोनों की तादाद बराबर होती है। लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है, वो 2 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने भी किसी भी एटम में होंगे वो न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। ठीक है, तो देखें, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ओवरऑल हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको ओवरऑल हम न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। अब दूसरी बात, मास नंबर क्या होता है। मास नंबर का होता है
किसी भी एटम में द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, किसी भी एटम में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद है वो मास नंबर कहलाती है। यानी कि प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। ठीक है, तो मास नंबर हमारे पास बेसिकली ये देखें कि मैं यहीं पे दोबारा एग्जांपल लिखता हूं। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन 6 और 12 लिखा है, इसका मतलब यह है 6 तो उसका हो गया एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद हो गई, एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, और उसका मास नंबर जो है ये उसका मास नंबर है। मास नंबर उसका कितना है, 12 होता है, क्योंकि इस मास नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को आप लोग मास नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं आइसोटॉप्स की डेफिनेशन की तरफ कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो आइसोटॉप्स एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। कि ऐसे एलिमेंट जिनके सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। तो बेसिकली वही कि एटॉमिक नंबर जिनके सेम हो लेकिन उनके मास नंबर डिफरेंट हो। और मास नंबर क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यानी कि किसी भी एटम में आप ये नहीं बता सकते कि इसमें इतने न्यूट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तो आप कहोगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है 6 ही प्रोटॉन है, लेकिन आप न्यूट्रॉन एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो न्यूट्रॉन जब नहीं बता सकते तो इसका मतलब यह है कि मास नंबर डिफरेंट एटम के इस वजह से होते हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से एटम जो होता है वो एज अ न्यूट्रल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आइसोटॉप्स को सबसे पहले जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट है उसका नाम है सोडी। सोडी ने सबसे पहले कहा था कि एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। हर एलिमेंट्स को हम लोगों ने फाइंड आउट किया, मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज की। एक टेक्निक हम लोग इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर नेक्स्ट में देखेंगे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसमें हम एटम्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स के बाद आपको पता होना चाहिए एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, यानी कि जितने प्रोटॉन है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने की वजह से उनको न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब उसके एग्जांपल्स हमारे पास है प्रोटीनियम, ड्यूटेनियम, ट्राइटेनियम। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटीनियम, ड्यूटेनियम और ट्राइटेनियम। इसी तरह कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, कैल्शियम के 6 हैं, प्लाटिनम के 6 हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स के उसने आइसोटॉप्स आपकी बुक के अंदर एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कभी कभार इसमें से एमसीक्यूज पेपर में आ जाता है कि बताएं जी किसके कितने आइसोटॉप्स होते हैं, तो आप लोग इजीली फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के ये क्या होता है कि आइसोटॉप्स किसको कहते हैं कि एटम के अंदर एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। कि एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं। और उसके बाद आइसोटॉप्स के बाद आपसे एग्जांपल पूछ लेता है कि एग्जांपल कौन कौन सी और किसने डिस्कवर किया, तो आप लोग ये बता दें किसको सबसे पहले सोडी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, एटम के बारे में ये बात माइंड में रखनी है कि एटम न्यूट्रल है। एटम क्या है, न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल है, हमेशा न्यूट्रल है, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये इसमें सिर्फ इतनी 2-3 बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। अब आ जाते हैं रिलेटिव अबंडेंस। कि रिलेटिव अबंडेंस का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट्स की कितनी अहमियत है। देखें, एलिमेंट्स हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस। हर एलिमेंट की अपनी एक खास अहमियत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल घर में जैसे कोई बड़ा होना तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और जो छोटे हैं उनको उतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। इसी तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, देखें आइसोटॉप्स, मैंने यहाँ पे बात की कि हाइड्रोजन के 3 है, आपने देखा हाइड्रोजन के 1 1 1 2 1 3। ठीक है, ये हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो तो सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम।
इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, लेकिन इन सारे के सारे एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। इन सबके सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो किसी भी एटम के साइज के ऊपर डिपेंड करती है, साइज एंड mass of an atom, mass of an element कह लो या एटम कह लो, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी उनके साइज और मैस के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखें, इसका मैस 1 है, इसका 2 है और उसका एटॉमिक मैस 3 है, तो इसका मतलब है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। तो अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट होती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पीरियोडिक टेबल में अगर मेंशन करेंगे तो हम किसको मेंशन करेंगे, आया कि हम लोग इसको मेंशन करेंगे पीरियोडिक टेबल में, या इस एचओ को, या इसको पीरियोडिक टेबल में मेंशन करेंगे। ये भी हमारे लिए एक मुश्किल पेश आई। जैसे कि कार्बन के 3 है, तो कार्बन के 3 में से किसको आप रखेंगे, ऑक्सीजन के 3 में से किसको रखेंगे। तो ये बात याद रखें कि जिसकी रिलेटिव अबंडेंस यानी कि अहमियत ज्यादा है उसको आप लोग पहले मेंशन करते हो पीरियोडिक टेबल में, और जिसकी रिलेटिव अबंडेंस इतनी ज्यादा ना हो उसको आप मेंशन नहीं करते। अब रिलेटिव अबंडेंस को मेजर कैसे किया जाता है, रिलेटिव अबंडेंस जो होती है, रिलेटिव अबंडेंस कैन बी मेजर्ड बाय mass spectrometry। हम इसको मेजर करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है वो हमारा आने वाला लेक्चर होगा। तो किसी भी एलिमेंट्स की रिलेटिव अबंडेंस जो है वो हम मेजर करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से, ठीक है। जिसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा हो उसको हम पीरियोडिक टेबल में मेंशन कर देते हैं, और जिसकी रिलेटिव अबंडेंस कम हो उसको पीरियोडिक टेबल में मेंशन नहीं किया जाता। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई आइसोटोप नहीं होता, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट किन एलिमेंट्स को कहते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट, वो एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स which have only one isotope। ऐसे एलिमेंट्स जिसका एक ही आइसोटोप्स हो वो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लोरीन है, आयोडीन है और गोल्ड है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके क्या होता है कि हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जिन मोनो आइसोटोपिक क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें फ्लोरीन, आयोडीन, इनका जो आइसोटोप्स होता है वो एक ही होता है, इसके ज्यादा आइसोटोप्स नहीं होते। यानी कि ये वाले एलिमेंट्स के जब हमने मेजर किए तो इनका एक एक आइसोटोप था, इस वजह से इनको मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट कहते हैं। और ये सारे के सारे हम मेजर करते हैं एक टेक्निक के थ्रू जिसको हम नाम देते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। किस टेक्निक का नाम देते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में स्टडी करते हैं, और ये हमारा आने वाला है। तो जिस एलिमेंट की रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा होती है उसको पीरियोडिक टेबल में मेंशन कर देते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है तो आप कहोगे एलिमेंट्स हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस। हर एलिमेंट्स की अपनी नेचुरल अबंडेंस होती है। द एलिमेंट्स व्हिच हैव हायर प्योरिटी, वो एलिमेंट्स जिसकी प्योरिटी ज्यादा होती है, आर मेंशनड इन द पीरियोडिक टेबल। आप उसको मेंशन कर देते हो पीरियोडिक टेबल में। द एलिमेंट्स व्हिच हैव नॉट मच प्योरिटी, जिसकी उतनी ज्यादा अहमियत नहीं होती है, आर नॉट मेंशनड, उसको आप मेंशन नहीं करते। मतलब जिसकी ज्यादा होती है उसको मेंशन करते हैं। कुदरती तौर पर जो नेचुरली अकरिंग होती हैं, नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स जो होते हैं हमारे पास, या नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स कह लो, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कह लो, वो हमारे पास 280 हैं। जो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले आइसोटोप्स हैं वो 280 हैं, और उनमें से 40 जो हैं वो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। ये एमसीक्यूज के तौर पे बात याद रखनी है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहलाते हैं। और रेडियो एक्टिव किसको कहते हैं कि ये वो वाले आइसोटोप्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक्स रेज, गैमा रेज, बीटा रेज, कॉस्मिक रेज, यानी कि इसमें एक्स रेज होती हैं, गैमा रेज, बीटा रेज, यानी कि ये वाले जो आ जाते हैं वो हमारे पास होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसके अलावा 300 प्लस हम लोगों ने और भी आइसोटोप्स डिस्कवर किए थे। 300
other type of isotopes which are not stable, हमने 300 और भी आइसोटॉप्स मेजर किए हैं जो हमारे पास इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो इसके बारे में और ज्यादा चीजें नहीं, ये सारे का सारा आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कितने तौर पे पाए जाते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाले 280 आइसोटॉप्स हैं, उनमें 40 रेडियो एक्टिव है, इसके अलावा 300 प्लस और भी पाए जाते हैं। और मोनो आइसोटॉप वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एक ही आइसोटॉप्स होते हैं, मोनो आइसोटॉप कहलाते हैं। तो हर एलिमेंट की अपनी एक रिलेटिव अबंडेंस होती है, जिसकी ज्यादा हो उसको हम पीरियोडिक टेबल में मेंशन कर देते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन की आपकी बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में लिखी होगी हाइड्रोजन 1 की 99 पॉइंट समथिंग होती है, ये एग्जैक्टली मुझे वैल्यू याद नहीं, आप बुक से देख सकते हैं, 99 पॉइंट समथिंग होती है। और इसकी बाकी जो है ये 0.15% होती है, और ये 0 पॉइंट समथिंग जो इतनी भी होगी वो इसकी होती है। तो देखिए 99% H11 की है, H11 की 99.9% है, तो इस वजह से हम इसको मेंशन कर देते हैं। और इन दोनों को हम मेंशन नहीं करते क्योंकि इसकी रिलेटिव अबंडेंस बहुत है कम है। तो कुछ एलिमेंट्स के आपकी बुक के अंदर उसने दी हुई है रिलेटिव अबंडेंस कितनी होती है, जिसको हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, तो आज वाले में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स, एक डेफिनेशन। और दूसरा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और दूसरा आपसे रिलेटिव अबंडेंस के बारे में पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्स की रिलेटिव अबंडेंस, व्हाट डू यू नो अबाउट रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की रिलेटिव अबंडेंस के बारे में बताएं। तो आप कहोगे हर एलिमेंट की अपनी होती है, जिसकी ज्यादा होती है उसको मेंशन कर देते हैं। और बाकी ये दो जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक में और कोई डिटेल नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में इससे रिलेटेड है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो हम उसमें देखेंगे कि कैसे इसको हम रिलेटिव अबंडेंस को मेजर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।